हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यार मेरे नई वीडियो में। तो यार ये जो वीडियो है ना, ये बीएचयू में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका भी एएससी ऑनर्स है उनके कोर में है, तो ये उनके लिए है। और ये एएससी के सेकंड पेपर का जो फर्स्ट टॉपिक है कि गुप्त शक्ति का उदय या गुप्त साम्राज्य का उदय, तो ये उस टॉपिक को एकदम बेसिकली एकदम सिंपल फॉर्म में इसे बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर गुप्त कौन थे, गुप्त का उदय, आखिर गुप्त साम्राज्य क्या था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय, एक मिनट, गुप्त साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारत को सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत बना दिया। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य को या गुप्त शक्ति को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और यहाँ से एक और टॉपिक ये क्लियर होता है कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग भी कहा गया है। गुप्त शक्ति का प्रारंभ लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुआ जब श्रीगुप्त ने इस वंश की नींव रखी। तो श्रीगुप्त तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की या उसकी नींव किसने रखी है, तो वो है श्रीगुप्त ने। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी विशेष रूप से चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस साम्राज्य को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आइए इसके प्रारंभिक काल को और संक्षेप में समझते हैं। अब है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। गुप्त साम्राज्य की वास्तविक स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की है और चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल है 320 से 335 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपने साम्राज्य को एक मजबूत राजनीतिक आधार दिया। इस विवाह से उन्हें समाज में मान्यता और अनेक क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ जिसने उनके साम्राज्य को मजबूती दी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियाँ और उनकी राजनीतिक विस्तार या उनके साम्राज्य विस्तार पर लिखिए। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि ये अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए इन्होंने कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी हैं, उनसे इन्होंने विवाह किया और फिर उन्हें इसमें अनेक क्षेत्र मिले और उन्हें अनेक कुछ और भी मिले, उन्हें धन राशि, तो ऐसे चीज़ें मिली। और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त ने, तो समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम है, तो समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को कई अन्य अभियानों के माध्यम से विस्तार दिया। ये आदित्य योद्धा और कुशल सेनानी थे। इन्हें उनके विजय अभियानों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हाईलाइट करते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। और ये ऐसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये सब आपके जो 10 नंबर के जो वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें आते हैं। तो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में कई जनजातियों और राज्यों को हराया और दक्षिण में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का अधिकार क्षेत्र कितना है, तो उत्तर और पूरा दक्षिण मतलब संपूर्ण भारत में है। उनकी विजयों का उल्लेख पर्याप्त प्रशस्ति शिलालेख में मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है पर्याप्त प्रशस्ति। ये 10 साल के पेपर में हर बार आया है कि पर्याप्त प्रशस्ति शिलालेख किसका है, कौन लिखा है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पर्याप्त प्रशस्ति जो है इसे हरिशेन ने लिखा है, पर्याप्त प्रशस्ति को, जो उनकी राजनीतिक कुशलता और सैन्य शक्ति को दर्शाता है। अब देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी गुप्त साम्राज्य में। गुप्त शासकों ने एक व्यवस्थित और प्रशासनिक प्रणाली विकसित की जिसमें केंद्रीकृत शासन और स्थानीय स्वशासन दोनों का सम्मिलित रूप था। इसमें केंद्रीकृत और स्थानीय स्वशासन दोनों का सम्मिलित रूप था। राजा सर्वोच्च शासक माना जाता था और उसे देवता के रूप में प्रतिष्ठा दी जाती थी। उन्होंने धर्म, कला, विज्ञान, संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया और जनता के कल्याण के लिए विभिन्न जातियाँ अपनाई। तो ये कह सकते हैं ना कि ये जो है कि विभिन्न जातियाँ अपनाई, विभिन्न नीतियाँ अपनाई, विज्ञान और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया और जनता के कल्याण के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई। सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रगति। तो गुप्त साम्राज्य की सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रगति कैसी थी उसे देखते हैं।
गुप्त काल में भारतीय समाज सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से बहुत उन्नत हुआ। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग इस काल में देखने को मिलता है। तो संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग आखिर क्यों कहा गया, तो नीचे लिखा गया है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास इसी समय में हुए, जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत जैसी महान कृतियों की रचना की। इनके अलावा वास्तुकला, मूर्तिकला में भी उल्लेखनीय विकास हुआ और इस काल के मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर अपनी सुंदरता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हमें याद रखना है कि संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग और कालिदास जो हैं ये गुप्तवंशी मतलब गुप्तवंशी कालिदास जो हैं गुप्तवंशी कवि हैं और इनकी ये रचनाएं कृतियां हैं कि अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि इस काल के मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। विज्ञान एवं गणित में प्रगति, तो हमने सांस्कृतिक भी देख लिया, राजनीतिक भी देख लिया, अब देखते हैं विज्ञान एवं गणित में प्रगति। गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ। जैसे आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री इसी काल में हुए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम जैसे महान राजा जिस काल में हो रहे हैं, जिस काल में कालिदास जैसे कवि हो रहे हैं और जिस राज्य में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ या खगोल शास्त्री हो रहे हैं, तो निश्चित ही वह साम्राज्य बहुत पावरफुल या शक्तिशाली होगा। तो आर्यभट्ट ने शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली और खगोल शास्त्र में महत्वपूर्ण खोजें की। चिकित्सा, धातुकर मतलब दिल्ली का लौह स्तंभ, और दिल्ली का जो लौह स्तंभ है ये गुप्त काल के किसी राजा ने बनवाया। और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी प्रगति देखी गई। अब देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि, आखिर गुप्त साम्राज्य के व्यापार, कृषि, उद्योग आखिर कैसे थे। गुप्त साम्राज्य ने व्यापार, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भी समृद्धि देखी। देश विदेश में व्यापारी संबंधित थे, जिससे साम्राज्य को आर्थिक मजबूती मिली। उनके सिक्के उस समय की आर्थिक व्यवस्था और राजस्व प्रणाली को दर्शाता है। और गुप्त शक्ति का अंत, अब ये तो है कि जो भी साम्राज्य है वो बहुत उसका उत्थान हुआ, तो ये निश्चित है कि उसका पतन भी होना है। तो आखिर उसका पतन कैसे हुआ, क्या क्या कारण हुए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गुप्त शक्ति का पतन, ये आपके 15 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो ये तो अभी सिर्फ 6 लाइन का है, बट आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 लाइन का आंसर तो नहीं लिखना होगा। तो मैं आगे और भी वीडियो में मैं आपको गुप्त शक्ति का अंत या पतन बताऊँगी। गुप्त साम्राज्य का पतन धीरे धीरे 5वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब कमजोर उत्तराधिकारी के कारण साम्राज्य में आंतरिक कलह बढ़ने लगी। तो किसी भी साम्राज्य का पतन का ना मुख्य कारण होता है कि उसके जो उत्तराधिकारी आए, जो उसके अन्य आगे वाले जो अन्य राजाएं हुए ना, वो इतने सफल नहीं हुए, वो इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त हुड़ों के आक्रमण ने भी गुप्त शक्ति को कमज़ोर कर दिया। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हुड़ों का आक्रमण ने गुप्त शक्ति को कमज़ोर कर दिया। और लगभग 550 ईस्वी तक यह साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ भारतीय इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला है। तो बस इतना रहा, ये आप सभी ने इसको पढ़ा और एंजॉय किया। तो चलिए फिर आप लोग के लिए और भी नई नई वीडियो इससे रिलेटेड, गुप्तवंश से जितना भी आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 है, मैं दोनों कवर कराऊंगी इस बार पूरा। तो थैंक यू।